हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए जो हम चला रहे हैं बुक रुकमोनी पब्लिकेशन का, उसका प्रैक्टिस सेट 15 मैथ्स का अब लगातार आपका चलेगा और 3-4 दिन के अंदर ही कंटिन्यू 22 सेट तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो समांतर माध्य लिखा गया है इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सीधा माध्य ही होता है। अगर इसमें बोला गया कि जो माध्य हम निकाल रहे हैं उसमें जो भी अंक रहेगा उसमें कि सब में हम 7 जोड़ देंगे तो 49 बढ़ जाएगा कि पूर्ववत रहेगा, यानी कि जो है माध्य वही रहेगा, या 7 घट जाएगा या 7 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि 7 बढ़ जाएगा। लेकिन आपका कंफ्यूजन ये रहेगा कि 7 कैसे बढ़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो कोई एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रूफ करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं और मान लेते हैं कि कुछ जिसको हम निकाल सके परफेक्ट औसत। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 5 है, ये 2 है, और 5 2 7 हो गया, और ये 2 इसको भी रखते हैं 9 हो गया। और इसको हम औसत निकालने के लिए आपको हम बोले तो क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर देंगे और इसमें 3 से आप डिवाइड करते। ये 5 2 7 है 2 9, और 9 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि औसत यहाँ पे निकलेगा आपको 3। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, उसमें 7 जोड़ा जाता है, यानी कि सब में 7 ऐड करना है ऊपर से। यदि सभी में ऊपर से 7 ऐड करेंगे तो इसमें भी 7 ऐड करेंगे, इसमें भी 7 ऐड करेंगे और इसमें भी 7 ऐड करेंगे। उसके बाद ये 7 और 5 बन जाएगा 12, प्लस ये हो जाएगा 9, प्लस ये हो जाएगा 9। फिर इसको जब औसत निकालेंगे तो 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ही अंक है। सबको ऐड कीजिएगा तो 12 9 21, 21 9 30। फिर 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। और ये 10 जो आप इतना जोड़ के लाएंगे, इससे बेहतर रहेगा कि आपको यदि पहले का औसत पता है तो इसमें आप डायरेक्ट यदि 7 जोड़ देते, डायरेक्ट औसत आ जाता। इसका मतलब हुआ कि अगर सभी में एक रंग का बढ़ाया जाता है तो आप डायरेक्ट औसत में बढ़ा दीजिए, नया औसत प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि ₹75 है, उसके पास कितनी राशि थी। अब देखिए, इसको खुद पता नहीं कि कितनी राशि थी, तो जो चीज पता नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम यह मान के चलते हैं कि उसके पास 100 रुपया था टोटल। अब रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में 6.25% खर्च कर दिया। इसको निकालने का बहुत सारे तरीका है, या तो आप 100% उतना घटा दीजिए, और नहीं तो उतना का मान आप पता कर लीजिए। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि, यानी कि जितना ही खर्च किया ना 6.25%, वह किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो आपको बताना है कि उसके पास कितनी धनराशि थी। तो अगर इसका मान ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में इतना खर्च कर रहा है और रियल में इतना खर्च कर रहा है। अपेक्ष नहीं मान के आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं उसके पास जो भी धन रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। और वह खर्च कितना करता है, तो इसमें से खर्च करता है ये 6.25%, और 6.25% करता है परसेंटेज में खर्च। लेकिन रियल में यह खर्च करता है 75 रुपीज, यानी कि 6.25% का मीनिंग हो गया 75 रुपीज। पूछा क्या है, तो उसके पास कितनी धनराशि है। तो उसके पास कितना धनराशि हम मान चुके हैं, तो मान चुके हैं 100%, यानी कि 100% का निकालना पड़ेगा। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100% इक्वल हो जाएगा 75। इससे डिवाइड करेंगे तो 1% का मान निकलेगा, यानी कि 6.25%, और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% का मान आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से हल कर सकते हैं कि परसेंट से परसेंट को काट सकते हैं। ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसके नीचे में आप 100 देते, जो नीचे में आएगा उसको हम ऊपर में लिखते हैं, यानी कि गुना में ऊपर में हम क्या कर देंगे 100 लिख देंगे। तब ये दशमलव हट गया। आपको जो टेबल आता है उस टेबल में काट लीजिए। आप 25 के टेबल में देखिएगा तो ये कट रहा है, 25 के टेबल में ये 25 मरतबे कर जाएगा, और 25 के मरतबे 4 मरतबे, और फिर 25 से काटेंगे तो ये 25 या 75 कर जाएगा। यानी कि कुल मिला के इसको यदि आप गुना करेंगे तो 100 को 3 से 300, और 300 को 400 से गुना करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, और विशेष के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं या जुड़ के कोई भी सवाल आप डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 0.23 पर रेकरिंग है, प्लस में 0.22 पे रेकरिंग है, इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं
0.23 इस पे रेकरिंग है, अब प्लस में 0.22 पे रेकरिंग। इसको यदि आप कन्वर्ट करना जानते होंगे तो ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं, जो लिखा गया ऊपर उसको ऐसे लिख दीजिए, जितना पे रेकरिंग दिया गया उसको उतना 99 प्लस ये 22 लिखेंगे डिवाइड में उतना 9। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से ही ना करेंगे, 99 का एलसीएम लीजिएगा इसका तो 99 हो जाएगा और ये सेम उतर जाएगा, यानी कि उसको फिर से आप ऐड करेंगे तो 23 में जब 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ 2 5 और 2 आ 2 4 45 और फिर यह 9 आ गया। अब ये 45 डिवाइड में 9 आ गया, इसका मतलब ये किसका रेकरिंग होगा, आप सोच सकते हैं किसका ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। इसको आप डायरेक्ट शॉर्ट से ऐसे ही बना सकते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दोनों पे रेकरिंग है, दोनों सेम ही है, तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि इसको आप ऐड कर देंगे और रेकरिंग दे देंगे सेम जगह पे, यानी कि 23 में 22 ऐड कर दीजिए 45 पे रेकरिंग दे दीजिए। ये रहा बिल्कुल शॉर्ट। उम्मीद है कि आप यहाँ तक लॉन्ग से भी समझ गए होंगे और शॉर्ट से भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि 28 पी के पावर 5 क्यू के पावर 2 और 70 पी क्यू के पावर 4 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जब भी आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जाए ये पावर वाला क्वेश्चन में, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी पावर वाला बात आएगा तो हाईएस्ट नहीं आपको लोएस्ट लेना है। और जब एलसीएम ज्ञात करने की बात किया जाए ये पावर वाला का, एलसीएम का मतलब लोएस्ट होता है लेकिन हाईएस्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे एचसीएफ है हाईएस्ट यानी कि लेना है लोएस्ट, यानी कि आपको 28 और 70 का तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जो अंक करेगा उसका परफेक्ट एचसीएफ निकालिए। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 14। कैसे जानेगा कि 14 सही जवाब है, क्योंकि 14 के टेबल में 28 भी आएगा और 70 भी आएगा, तो 14 होना तय है। तो 14 इसमें भी है और 14 इस ऑप्शन में भी है। 28 वाला 70 वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि 28 के टेबल में नहीं 28 आ जाएगा लेकिन 70 नहीं आएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। 70 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 70 के टेबल में ये आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकते हैं। तो अवंती में 14 वाला ले सकते हैं, तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब देखिए 14 अगर ले लेते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पी के पावर 5 और यहाँ पी के पावर 3 है, तो आपको हम क्या बोले जो एकदम लोएस्ट वाला लेना है, तो लोएस्ट कौन होगा पी के पावर 3 यानी कि पी के पावर 3 लेना है। फिर क्यू लेना है, तो क्यू के पावर यहाँ 2 है और यहाँ क्यू के पावर 4 है, तो लोएस्ट लेना है यानी कि क्यू के पावर 2 लेना है। और यह किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है। असत्य का बात की यहाँ पे, असत्य यानी कि इसमें से 4 में से 3 जो होगा ना से किसी न किसी प्रकार से सत्य होगा और एक जो होगा से वो असत्य होगा। तो आप देखिए एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बात तो सही है, इसका मतलब कि इसके अनुसार से यह गलत हो जाएगा, हमको असत्य चुनना है, तो ये सत्य है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, ये बात सही है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमको पता है कि एक होता है, लेकिन सबसे लास्ट यह कहाँ तक जाएगा इसका कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि यह भी बात सही है लेकिन यहाँ पे असत्य चुना इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं, यह बात भी सही है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है, लेकिन इसके आगे हम कहाँ तक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि यह भी इसके अनुसार से गलत हो जाएगा। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह बात गलत है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को, शून्य सहित यदि सभी प्राकृतिक संख्या यदि आप लिखेंगे क्या इसको आप पूर्णांक बोल सकते हैं, बोलेगा कि नहीं। पूर्णांक का मतलब होगा कि वह पॉजिटिव में होना चाहिए और निगेटिव में भी होना चाहिए, यानी कि इससे पहले -1 और -2 भी होना चाहिए था। अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिखेगा तो ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसलिए यह बात गलत है और यहाँ पे गलत को ही चुनना है, असत्य को, यानी कि डी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये रहा आपका अर्धगोला और इसका व्यास का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी दूरी होगा उसको हम व्यास बोलेंगे। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, व्यास को हम शॉर्टकट में डी बोलते हैं और डी दिया गया है 7 सेंटीमीटर।
यहाँ से आर क्या हो जाता है, तो आर का मतलब होता है इसका जस्ट हाफ, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r² होता है। अगर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं करता, ओनली यदि कर्व एरिया का बात करता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो उसमें हम 2 पाई r² ही लगाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप 3, और पाई के मान 22/7 लेंगे जब कुछ नहीं कहा जाएगा तब। यदि कहा जाएगा 3.14 लेना है तो लेना है, अन्यथा 22/7 ही लेंगे। तो 3 पाई का मान 22/7 लेंगे, और आर का स्क्वायर है, यानी कि आर का मान 7/2 है, तो 7/2 आप कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इतना तो काम आप कर ही लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल, और 2 के पारा में 11 टाइम्स। अब इसको आप काटने से बेहतर है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को 3 से 33, और 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपको देगा 3 7 21 और 2 23, यानी कि 231 बटा में 2 बचा हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये उम्मीद है कि इतना आ जाएगा 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल ये इतना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इतना कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है कि रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, और जया अकेले इससे 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। देखिए रीना और जया, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे। रीना को मार्क्स सूचित कर देंगे, जया को जे से, यानी कि रीना और जया का मतलब है कि आर प्लस जे। यह कितना दिन में करती थी, ये 6 डेज में करती है। उसके बाद लिखा गया है कि जया अकेले 8 दिन में, यानी कि जे अकेला कितना दिन में, 8 दिन में। अब यहाँ से क्या होता है, जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, इसमें टोटल वर्क पता नहीं होता है, तो टोटल वर्क जब पता नहीं रहेगा तो हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो 6 डेज और 8 डेज का जो एलसीएम होता है वही मानते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलेगा 24। ये हम टोटल वर्क मान लिए। अब टोटल वर्क में हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क में ये दिन की संख्या से डिवाइड करेंगे तो कार्य करने की क्षमता आता है, यानी कि 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, और 24 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये 4 क्या आया, तो 4 आया कि रीना और जाया का इफिशियंसी है, कार्य करने का क्षमता एक दिन में कितना काम करेगा। तो रीना और जाया मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा, और सिर्फ जाया जो है से एक दिन में 3 काम करता है। तो जाया के जगह पे यदि हम 3 रख दें इसका कार्य क्षमता, तो ऑटोमेटिक यहाँ से रीना का कार्य क्षमता निकल जाएगा 1। तो पूछा क्या गया है कि रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो रीना का जो कार्य क्षमता 1 है और काम 24 है। अब एक काम यह डेली करेगी और 24 काम करना है, तो 24 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन आएगा, 24 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, क्या है कि इससे पिछला प्रैक्टिस सेट में हम काफी इस प्रकार के क्वेश्चन को करा चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए इसमें लिखा गया है कि 7 पुरुषों के भार केजी में 64 63 62 जो भी लिखा गया है, भारों की माध्यिका ज्ञात करना है। आपको पता है कि माध्यिका एक अलग चीज होता है, यह माध्य की तरह नहीं होता है कि इसको आप ऐड कर देंगे और जितना संख्या उसमें से डिवाइड कर देंगे। यह माध्यिका होता क्या है, जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए बात करें ना, तो आपको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में कहने का मतलब है कि छोटा से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा को आप इसमें ढूंढेंगे, छोटा कहाँ पे है, तो सबसे छोटा को यदि ढूंढेंगे तो 61 आएगा, यानी कि आप लिखेंगे पहले 61, इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, तो बोलेंगे 62, तो 62 लिख दीजिए। उसके बाद 63 आ जाएगा, उसके बाद 64, उसके बाद 65, 66 और 67। अब क्या करना है कि इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए बिना सूत्र को अप्लाई किए आप ऐसे निकाल सकते हैं, इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, फिर इधर से काट दीजिए, फिर इधर से काट दीजिए, फिर इधर से, फिर इधर से। अगर बीच में सिर्फ एक बचता है वही इसका माध्यिका होगा। तो 64 बच गया तो ये 64 माध्यिका होगा। और कभी कभी यह सिचुएशन आएगा कि इसमें 2 बचेगा, तो ऐसा नहीं करना है कि दोनों को काट के बीच में कुछ नहीं बचेगा। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप दोनों को ऐड करके उसका माध्य जो निकालेंगे वही उसका माध्यिका कहलाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके। देखिए लिखा गया है कि √5 + √7 का होल स्क्वायर एक डैश डैश है, यानी कि पूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो सबसे पहले तो इसको आप होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो मन में ही तोड़ेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 7 का स्क्वायर करेंगे रूट का तो 7 आएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यह 12 दे देगा। अब प्लस जैसे ही आप 2ab करेंगे तो 2 और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 देगा, जो कि बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको पता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये 35 बाहर नहीं आएगा तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय के साथ यदि अपरिमेय है, इसका मतलब है कि टोटल संख्या क्या है, अपरिमेय होता है। ये 10th का कंसेप्ट है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु एस से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एस ए और एस बी इस प्रकार खींची जाती है कि एस ए बराबर 12 सेंटीमीटर है और कोण एस बी बराबर 60 डिग्री है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले तो आप एक मन में वृत्त बनाएंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर मान लेंगे। सपोज कि ये इसका एक सेंटर है और बाह्य बिंदु एस है, तो एस पे आप कहीं भी एक बिंदु देंगे और ये इसको नाम रख देंगे एस और ये बिंदु दे दिए। इस पे दो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा का मतलब हुआ कि इससे ये सट के जाना चाहिए ऐसे, तो इसको आप यहाँ पे मिला देंगे और इसको आप मिला देंगे यहाँ से ले जाके यहाँ पे मिला देंगे, इस प्रकार से इसको आप ऐसे मिला देंगे, इसको आप सही से मिलाएंगे और ये और आगे तक इधर आ जाएगा। देखा क्या गया है कि एस ए और एस बी, यानी कि एस है तो यहाँ पे ए देना पड़ेगा, तो मान लेते कि यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और एस से बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब एस से बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको एस बी का मान ज्ञात करना है और यह भी दिया गया है कि ए एस बी 60 डिग्री है, यानी कि ए एस बी ये जो है कोण ये 60 डिग्री का दिया गया है। अब इसमें यदि आप थ्योरम लगाने की बात करें तो आप डायरेक्ट थ्योरम लगा के बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। इसका जो दो स्पर्श रेखा होता है ना, उसकी लंबाई बिल्कुल सेम होता है, यानी कि यह 12 है तो यह भी 12 होगा। यह बात हम कैसे जानेंगे, तो यह बात हम ऐसे जानेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक यदि आप मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल बनता है ना ये 60 डिग्री का बनता है, तो ये 60 है तो ये 120 का बनेगा। अब देखिए ये 60 है 120 है और यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसको जब आपस में आप मिलाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इसको डायरेक्ट यदि आप मिलाते ना तो ये बन जाता 60 डिग्री और ये बन जाता 60 डिग्री, यानी कि ये बन जाता समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में पता है कि सब का सब सेम होता है, यानी कि सब भुजा सेम होगा, तो ये 12 सेंटीमीटर तो यह भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। और इतना दिमाग नहीं लगाते हुए आपको सीधा समझना है कि जब यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा तो ये 12 तो यह भी 12, अगर ये 8 रहेगा तो यह भी 8 होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट लिखा गया है कि किसी संख्या के 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या पता नहीं है, यह मान के चलते हैं कि संख्या x है, संख्या का 1/6वां भाग यानी कि 1/6 इसके 1/9वां भाग से 1000 अधिक है, यानी कि इसका 1/9वां भाग इससे 1000 ये अधिक है, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें 1000 जोड़ देंगे। जिसको अधिक बोलेगा उसमें नहीं ऐड करना है, दूसरा में ऐड करना है, और इसको आप क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि x/6 हो गया, यहाँ पे आप लिखते x/6, उधर से ले आएंगे यह माइनस में x/9 हो गया, और यह बराबर किसका हो जाएगा 1000 प्लस में तो 1000 का। यहाँ से इसको यदि आप हल करेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे 18, यानी कि ये 3x देगा और ये 2x बराबर कितना हो गया 1000। अब यहाँ से इसको यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x में 2x माइनस करेंगे तो x, और यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई 1 कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, यानी कि अच्छा यहाँ 100 अधिक है ना, तो यहाँ पे 1000 नहीं लिखना, 1000 उचित नहीं बनता है, आप यहाँ पे 100 ही लिखेंगे। यहाँ पे 100 ही लिखते तो कितना आ जाता है ये आ जाता है आपका 1800, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस आ जाएगा 1800। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिखा गया है यदि किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है, यदि किसी देश का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा। यानी कि जो मानचित्र का मैप होगा
वहाँ पे अगर 0.05 सेंटीमीटर मापा जाएगा तो वह 1 किलोमीटर के बराबर होगा। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी देश का जो क्षेत्रफल है वो 8,000 वर्ग किलोमीटर है, तो मानचित्र पर कितना जगह लेगा, यही आपको बताना है। तो जो दिया गया है उसको आप लिखिए। तो लिखा है, ये लिखा गया 1 किलोमीटर, जो दिया गया है वह लिखा गया 1 किलोमीटर, और इसका मान है 0.05 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो यहाँ वर्ग किलोमीटर में चाहिए, उसको आप स्क्वायर करेंगे तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर तो 1 किलोमीटर ही होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। लेकिन जब ये 25 हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। ये 2 अंक हो गया, 2 अंक और देंगे तब दशमलव यहाँ देंगे, इतना यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यह 1 किलोमीटर स्क्वायर का माना है, लेकिन आपको निकालना कितना, 8,000 वर्ग मीटर का। तो आप 8,000 वर्ग मीटर का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8,000 किलोमीटर स्क्वायर, इसको निकालने के लिए आप करेंगे जो इतना का मान है, 1 का मान है, और इसमें 1 का मान से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 में, यानी कि आप 8,000 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना से। अब इतना से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डायरेक्ट हम दशमलव हटा के लिख सकते हैं, यानी कि 25/1 पर कितना जीरो, 4 जीरो। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ये 4 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 के पारा में देखें तो 5 से 5 मरतबे, 5 के पारा में 2 मरतबे, 2 के पारा में ये 4 कर जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, क्योंकि यह एक ही नियम से बनाया गया, और ऐसे ही बनाएंगे तभी जाके ये सही होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि यदि 16, 18, 15, 17, पी और 14 का समांतर माध्य, ये समांतर माध्य का मतलब सीधा माध्य ही होता है, 17 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सबका माध्य 17 है, तो यदि सबका माध्य यदि आप निकालते तो सबको जोड़ के उसको संख्या से डिवाइड करते, यह कितना संख्या में दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 संख्या में दिया गया है, यानी कि इसको यदि आप ऐड करेंगे, यह 17 माध्य है और 6 संख्या है, तो 6 से गुना कर देते हैं एवरेज में, यह इसका सबका एडिशन आ जाता है, योगफल। इतना आ जाएगा इसका योगफल। लेकिन इसको यदि हम नंबर बाय नंबर जोड़ेंगे तो 16 + 18 34, 34 और 15 49, 49 और 7 56, 66 और 4 66 4 80 हो जाएगा, यानी कि 80 + पी आएगा इसको जोड़ के, और यह भी इसको जोड़ के आया और यह भी इसको जोड़ के ही आएगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर, यानी कि 80 + पी बराबर 102। यहाँ से पी का मान आप निकाल देंगे तो यह कितना आएगा, 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या कितना हो। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि जब भी 5% का वृद्धि होगा तो 5% का मतलब होता है कितना, 1/20। ये लिखते हैं पहले और ये लिखते हैं बाद में। 20 से 21 हो जाता है, 20 से कितना हो जाएगा 21, एक ऊपर वाला बढ़ जाता है तो प्लस कर देंगे, और यह कंटिन्यू 2 वर्ष तक बढ़ता है, तो कंटिन्यू 2 वर्ष तक बढ़ने का मतलब हुआ कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 वर्ष तक बढ़ता है तो क्यूब कर देते हैं, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 400 और यह हो जाएगा 441। लेकिन यह जो बात है सिर्फ माना गया बात होता है, यह परफेक्ट नहीं होता। जब परफेक्ट नहीं हुआ तो इसमें हम क्या मान लें कि यह 401 होगा तो यह 441 100, तो ये पहले है, यानी कि वर्तमान में पहले का जनसंख्या वर्तमान में कितना है, 64,000, यानी कि इसके बराबर 64,000 हो जाएगा, यानी कि 401 बराबर कितना हो जाएगा, 64,000। उसको आप लिखेंगे 400x बराबर 64,000। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इस प्रकार से उसमें पुट कर देंगे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, जो दिया गया है उसको आप लिखिए 64,000, 64,000 नहीं बल्कि 6,40,000 है, तो 6,40,000, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे, या वर्तमान वाला है तो वर्तमान वाला से डिवाइड करेंगे, यानी कि 401 से डिवाइड करेंगे।
और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से x से कोई लेना देना नहीं, कट जाएगा। यहाँ से डबल जीरो काट देंगे और 4 के पारा में काट देंगे 16 मरतबे, यानी कि ये 16 डबल जीरो। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के टेबल पहले पढ़ लीजिए, 16 कम 16, यानी कि अंतिम में 6 आना चाहिए। तो अंतिम में 6 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कम 16 के 6 हासिल 1, 16 चौका 64, 1 65 हासिल 6, 16 चौका 64, 6 70। और ये डबल जीरो को हम छोड़ देते, यहाँ पे डबल जीरो लगा दें, यानी कि 7,05,600 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ये कोई भारी बात नहीं है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि यदि a प्लस बी बराबर 5, ए बी का मान 13 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको बताना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जहाँ पे ए क्यू और बी क्यू का मान पूछा गया है वहाँ पे आप सीधा ए प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, ए क्यूब लिखते हैं प्लस बी क्यूब लिखते हैं, प्लस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज लगाएंगे। अगर 3a² और 3ab² वाला लगाएंगे तो वहाँ आप ए बी का मान पुट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप 3ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसी को शॉर्ट करके। अब जो जहाँ दिया गया उसको वहाँ पे बैठा देंगे। a प्लस बी का मान 5 दिया गया, यहाँ पे 5 बैठा के क्यूब नहीं करने का, डायरेक्ट आप यहाँ पे 125 लिख देंगे। नेक्स्ट, इसका तो मान ज्ञात करना है तो इसको छोड़ देंगे, जिसको एज ए टीचर रहने दीजिए जैसे वैसे। ये सब काम आपको मन में ही करना है। 3ab और 3ab का मान डायरेक्ट देख लीजिए 13 है, यानी कि 13 या 39 लिख देंगे। मल्टीप्लाई लगले करेंगे और ए बी का मान 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो आपको उम्मीद है कि 125 और 39 को जब 5 से गुना करेंगे तो यह 145 देगा। 145 नहीं, सॉरी, क्या देगा आपको 195 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो परफेक्ट है कि आपको पता चल गया हो कि माइनस में ही आएगा, और माइनस में सिर्फ एक ही दिख रहा है बस, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। घटाने का भी कोई जरूरत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि 63, 36 और x का लघुत्तम सामर्थ्य 252 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता। अब देखिए आपको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। 63 और 36, 63, 36 और x का एलसीएम जो है ना वह 252 है, तो निम्नलिखित में से x का विकल्प कौन नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये 63 है, ये 36 है और यह x है। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यह एलसीएम कितना देगा, 252 देगा। तो एलसीएम 252 देने का यह मतलब हुआ कि 252 में 63 से डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा, 36 से भी करेंगे तो लग जाएगा, और x जो भी संख्या होगा उससे भी करेंगे तो लग जाएगा। तो आप इसमें से x का वैसा मान सोचेंगे जिससे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं हो सकता है। तो आप 56 रख के यहाँ पे देखेंगे, यदि आप 56 को रख के यहाँ पे देखेंगे और 56 से डिवाइड करेंगे तो अगर लग गया, इसका मतलब कि यहाँ पे यह हो जाएगा। यहाँ बोलता है कि नहीं हो सकता है, तो ये लग जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर 56 से हम डिवाइड कैसे करेंगे, समस्या यहाँ पे आएगा। तो ये 56 का टेबल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए कि 56 के बदला में आप 7 × 8 लिख लीजिए। अब 7 × 8 से आप डिवाइड कर ही सकते हैं। तो 7 के पहाड़ा में काटेंगे तो 7 या 21, बस या 4 7 6 42, और 8 के पहाड़ा में 36 नहीं कटेगा। अब 8 के पहाड़ा में 36 नहीं कटेगा, इसका मतलब हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि ऑप्शन ए ही सही जवाब है। बाकी आप किसी से भी काटेंगे ना तो कट जाएगा। 42 है तो आप 7 × 6 रखते, 6 से कट जाता है। ये 14 है तो 7 × 2 रखिए, 2 से कट जाएगा। 28 है तो 7 × 4 रखिएगा, कट जाएगा, यानी कि इससे नहीं कटेगा। ऑप्शन ए सही जवाब। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके बराबर है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने है और रूट अंडर के अंदर रूट अंडर दिया गया हो, तो अगर उसमें 2 लागल है तो ठीक है, अगर नहीं लागल है तो 2 अपना मन से लगा लेंगे।
जैसे ही आप 2 लगाएंगे ना तो वह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, और तब जाके उसको प्रोसेस में लाएंगे तो आखिरकार अंतिम में पता चल ही जाएगा कि किसके बराबर ये होगा। यानी कि इसको ऐसे करना है, ये जो लिखा गया है ना √2 माइनस √3, यह तो किसका होल स्क्वायर पर नहीं बैठेगा। इसको क्या करेंगे आप, रूट अंडर, इसमें 2 से गुना 2 से भाग, जैसे ही आप 2 से गुना करेंगे तो यह 2 दूना 4 कहलाएगा, माइनस 2√3 कहलाएगा, और डिवाइड कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो हम कैसे जानेंगे किसका स्क्वायर होगा, यह 2ab लिखा हुआ रहता है, तो 2a, अब b का मान पूछ लें तो अपना मन से हम 1 दे सकते हैं। अब इसको आप छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है इसको आप स्क्वायर करके देखिए, क्या यह जोड़ने वाला जो है वो आ जाता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, यह √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा गया, डिवाइड ये 2। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, ये स्क्वायर है तो ये रूट काट देंगे, जैसे काटेंगे तो ये √3 माइनस 1 आ जाएगा, और ये जो रूट कटा है सिर्फ ऊपर वाले के लिए कटा है, क्योंकि ऊपर में ही स्क्वायर है, नीचे वाले के लिए ये नहीं कटा। तो आपको पता है कि नीचे में √2 को नहीं रखेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। जैसे ही आप हरों का परिमेयकरण करेंगे, ये √3 को 2 से गुना करेंगे तो √6 देगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 देगा, और डिवाइड इसके बदला 1 2 आ जाएगा। और यह ऑप्शन किस में दिख रहा है, बोलिए कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना हो, यानी कि दोनों के बीच में यदि हम घटाएंगे, अंतर का मतलब घटाना, ये 5/16 है और इसका व्युत्क्रम यानी कि 5/16 के उल्टा 16/5। अब इसको घटाना है तो घटा देंगे, 16 5 के एलसीएम 80 हो जाएगा, ये 5 25 माइनस 16 16 256 हो जाएगा। लेकिन ये तो घट के आएगा माइनस में, लेकिन आपको बोला है कि माइनस में नहीं धनात्मक में देना है, प्लस में देना है। हम इसमें से इसको ना घटा के इसमें से इसको भी घटा सकते थे, तो ऑटोमेटिक प्लस में आ जाता। तो 256 में से आप 25 को घटाएंगे ना, तो यह देगा आपको, यह आपको देगा 231 बटा में 80। इसको यदि आप डिवाइड करेंगे ना, 80 दूना 160, 80 तिहाई 240, यानी कि 2 मरतबे लग जाएगा 160, और ये 40 यानी कि 71, यहाँ पे बच जाएगा आपको 71 बटा में 80, कितना आ जाएगा, डिवाइड करके कितना, तो आप समझते ही हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब। ये सब काम आप खुद कर लेंगे घटा के डिवाइड करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि दो संख्याओं का योग 75 और उनके वर्गों का अंतर 300 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। आपको देखिए दो संख्याओं का योग, आपको दो संख्या पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि दो संख्या आप मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि संख्या x है और y है, तो दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना आ गया 75। नेक्स्ट लिखा गया है कि दोनों के वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर, अच्छा वर्गों का अंतर, और वाई स्क्वायर ये दिया गया है कितना। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठेगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 300। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक्स प्लस वाई के बदला में आप मान को रख सकते हैं, यानी कि आप इसके जगह पे कितना रख देंगे 75 इंटू एक्स माइनस वाई। इतना आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, ये सब कुछ काम मन में ही करना है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 75 से ये कट जाएगा 4 मतलब, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए लिखा गया है कि एक्स बाई 5 है, वाई बाई 6 है, जेड बाई 11 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड जेड का मान ज्ञात करना है। तो आपको हम पिछला कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता दिए थे, जो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बनाए थे, उसके यदि आप बेसिक वीडियो देखेंगे तो इसको आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे कि जब बीच में बराबर का चेन हो और ये मल्टीप्लाई के रूप में रहे आपस में, इसका हमको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालने में कोई देरी नहीं है,
1/5 लिखा गया है तो आप इसको पलट के लिखेंगे, यानी कि 5/1, और बटा में 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 5 6 यह 11 हो जाए। अब x प्लस वाई प्लस जेड है तो क्या कीजिएगा, 5 प्लस 6 प्लस 11, और डिवाइड भी 11 से ही करना है, यह 22 हो जाता है, डिवाइड 11 से करेंगे यानी कि यह 2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके। नेक्स्ट लिखा गया है, देखो तो ये समझे ना क्वेश्चन, फोटो बढ़िया से न दिखाई देता है, बढ़िया से पढ़ता है नहीं, उतना बढ़िया से नहीं देता है, इतना बढ़िया से इसे देख क्वेश्चन पूरा टारगेट रखो पड़े। नहीं ना, लड़का को दिखना भी चाहिए ना, देख कितना लड़का 60 पर देखो, अगर न दिखाई देते फिर भी दिखना चाहिए, फोटो खींचना है तो बात नहीं, बात नहीं। पहले एक बार वीडियो बना के देखो, जो खराब लगता है उसको डिलीट कर देना है, देना बता उन्हें बीच में घुसा कर। नहीं 71 नहीं 73 चेंज किया, पूरा याद ये वाला चेंज किया। नहीं नहीं 73 नहीं, 72 ई। दो क्वेश्चन और है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:4:5 6:8 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, एक्स मान के सबको ऐड करके 360 के बराबर कर देंगे, जो एक्स का मान आएगा उसमें 2 में डाल देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, 71 का आंसर क्या होगा, इतना आप कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा गया कि यदि tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 30 थीटा का मान ज्ञात करना। इसमें क्या करना है आपको, ये लिखा गया है tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1। यहाँ से आप क्या करेंगे कि tan 3 थीटा बराबर, ये मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1/tan 6 थीटा हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब 1/tan थीटा रहता है तो उसको हम cot थीटा बोलते हैं, यानी कि यह tan 3 थीटा बराबर यह cot 6 थीटा बन जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसको आपको क्या करना है कि tan है एक तरफ cot है, दोनों को हम tan में ही बदलेंगे, या दोनों को हम cot में ही बदलेंगे। हम tan में ही बदल लेते हैं, तो इस तरह tan में है तो tan में रहने देते हैं। अब ये cot है तो cot के बदला में हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, उसको हम cot में बदल देते हैं। तो cot के बदला में हम tan 90 माइनस थीटा यानी कि 6 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो tan थीटा इधर भी tan इधर भी, तो tan से tan खत्म, ये 6 थीटा इधर आएगा, ये हो जाएगा 9 थीटा, और 9 थीटा बराबर हो जाएगा 90, यानी कि थीटा का मान हो जाएगा 10। निकालना क्या है आपको, तो निकालना है आपको tan 30 थीटा, यानी कि tan 3 गुने 10, यानी कि tan 300 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप कि tan 300 डिग्री का मान आपको तो पता है नहीं, आप क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे tan 300 के बदला में आप 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर सकते। अब tan 360 पे थीटा नहीं बदलता है, लेकिन यह क्या होता है कि माइनस में चला आता है यहाँ पे tan, तो tan 360 में माइनस में होता है, यानी कि माइनस tan 60 डिग्री आपको होगा। और tan 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, तो उसका मान √3 होता है, और इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। ये सब टेबल आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। यदि आप इसको भी नहीं जानते हैं तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको टेबल अच्छी तरीका से उंगली पे याद करवा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, फिर वही बात, क्या कीजिएगा 10% है तो आपको पता है कि 10% का मान 1/10 होगा, वृद्धि हो रहा है यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल की बात क्या है, तो यह स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 1,100 आ जाता है और यहाँ पे 121 आ जाता है। तो ये बात हो गया आपका माना, लेकिन दिया गया है ना
कि शहर की जनसंख्या 64 है, मतलब अभी 6400 है। तो अभी 6400 है तो क्या करेंगे, अभी 6400 लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए अभी वाला से यानी कि 100 से, और मल्टीप्लाई कर दिए 121। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 64 को 121 से गुना कर लीजिए। 64 एकम 64 यानी कि शुरुआत में 4 होना चाहिए इकाई अंक पे, और इकाई अंक पे 4 सिर्फ इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं, यानी कि ऑप्शन है सही जवाब। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखा गया है कि 3,15,298 में 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। आंकिक मान का मतलब हुआ कि जो जहां जैसा लिखा हुआ है उसका मान उतना ही होगा, यानी कि 9 यहाँ पे लिखल है तो इसका मान 9 ही रहेगा। आंकिक का मतलब सेम, ये 9 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। ये दोनों को माइनस करेंगे, अंतर निकालने का मतलब, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, यानी कि इसका मान का अंतर कितना हो जाएगा, 6। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है 75 में कि जब x के पावर 4 माइनस पी एक्स के पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p बचता है। तो p का मान ज्ञात करना है। जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो आपको सबसे आसान तरीका ये रहेगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना उसको आप लिखिए, बराबर में 0 कर दीजिए, और यहाँ से आपको x के मान पता चल जाएगा। जैसे ही आपको x के मान पता चलेगा तो जो इक्वेशन दिया गया है उसमें आप x का मान डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे डालेंगे तो 1 माइनस पी प्लस 2 माइनस 5 प्लस 8 बराबर जो शेषफल बचेगा उसको कर देंगे, यानी कि 2p के बराबर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप जोड़ घटाव कर लेंगे, यानी कि 8 है तो 10 है कि 11, 11 में से माइनस 5 करेंगे माइनस p करेंगे बराबर में 2p हो जाएगा। 11 में से 5 करेंगे 6, उधर जाकर हो जाएगा ये 3p, और यहाँ से p का मान आपको आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है यदि a बराबर 9, b बराबर -5 और c बराबर -4 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बताना है। अब जब भी a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान बताने के लिए कहा जाए तो ये छोटा सवाल है, 9 5 4 है, तो इसको तो आप, हमें लगता है कि क्यूब करके ही लिख दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। इसमें आप क्यूब करके लिख दीजिएगा, आप बस ए बी का मान बैठाएंगे क्यूब करके लिख देंगे। लेकिन जब यह बड़ा होता तब कैसे लिख, तब लिखने के लिए आपके पास क्या आइडिया होना चाहिए, तो आइडिया ये होना चाहिए था कि हम ए क्यू प्लस बी क्यू का जब मान पूछेगा ना उसको आपस में ऐड करके देखेंगे। जब उसको आप आपस में ऐड कीजिएगा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 0 देगा। देखिए 9 प्लस में -5 -4 -9, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 होता है, नहीं बराबर, बराबर कितना होता है 3ab। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यानी कि 3 इंटू abc का मान मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुने 5 गुने, ये दोनों माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस बन जाए। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो 9 किया 27 गुने 5 चौका 20, यानी कि 540 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। यह कब लागू होता है, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने के बाद 0 आएगा, उस टाइम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc के बराबर हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे तो इतना ही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा गया कि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस ए बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए का मान बताना। देखिए इसमें 2 गो मूल होगा, लेकिन पहला मूल जो है दूसरा मूल का व्युत्क्रम है, या दूसरा मूल जो है पहला का व्युत्क्रम है। तो हम यह मान के चलते हैं कि इसका पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल जो इसका होगा डायरेक्ट इसका विपरीत, यानी कि 1/अल्फा। अब अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी कि ये दोनों मूल का गुणनफल आपको पता है, यह क्या होता है c/a। अब यह c/a होगा, और यहाँ पे c का मान क्या है, a का मान +3, b का मान +5 और c का मान -a होगा, यानी कि इससे इसको काटेंगे तो ऐसे कर देगा तो ये आ जाएगा,
और सी का मान -a, अब बटा a का मान क्या होगा, तो 3 होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको a का मान -3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद है कि ये कोई भारी बात नहीं, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। विशेष को यदि आपको दिक्कत है समझने बुझने में, हम आपके लिए जल्द ही एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, बेसिक बैच, जल्द ही, और जल्दी खत्म भी करेंगे, कंटिन्यू पढ़ाएगा, अधिक से अधिक समय तक पढ़ाएंगे आपको पियोन के लिए, तो घबराना नहीं है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7352477343। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो कुछ भी आपके पास डाउट हो। अब आपका वीडियो कंटिन्यू यूट्यूब पे मिलेगा, यहाँ से सारा सेट खत्म होगा। जितने भी आप लोग के पास बुक है, स्पार्क का हो, यूनिक का हो, रुकमनी का तो चलता ही है, सारा का सारा बुक हम जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। लाइव क्लास के माध्यम से नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग जुड़ नहीं पाएंगे उतना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन, लिखा गया है कि एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। 3 बजे भागता है, 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है कि चोर कौन भागा है, कैसे भागा है सो, और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पीछा करना स्टार्ट करता है, तो वह चोर को कब पकड़ ले। अब देखिए, मालिक उसका 4 बजे चलता है, तो हम एग्जैक्ट 4 बजे की यदि हम बात करें, एग्जैक्ट 4 PM का हम बात करें, तो 3 PM में चोर निकल चुका था। 1 घंटा बाद इसको पता चलता है। 1 घंटा बाद यदि पता चलेगा तो मालिक अगर यहाँ पे है, यहाँ पे मालिक है एम, तो चोर यहाँ पे आ जाएगा, इससे आगे निकल जाएगा, और कितना दूरी पर चला जाएगा, कितना दूरी पर चल जाएगा सोचिए, तो ये चला जाएगा, ये 50 के स्पीड से चल रहा है, 1 घंटा बाद इसको पता चला, यानी कि 50 किलोमीटर आगे रहेगा इस। लेकिन मालिक कमजोर नहीं है, ये भी पकड़ ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड है ना मालिक का, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागता है। यह किलोमीटर में कितना अधिक भाग रहा है स्पीड में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक भाग रहा है। तो इसको और इसके बीच में दूरी 50 किलोमीटर, जिस टाइम ये 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर लेगा, वहां पे पकड़ लेगा, यानी कि 50 किलोमीटर का दूरी वो उसको कितना स्पीड से तय करना होगा। तो जो एक्स्ट्रा है चोर के चाल से एक्स्ट्रा है, यानी कि चोर के चाल से कितना एक्स्ट्रा तेज चलता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप यहाँ से समय निकाल पाएंगे कितना, समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि 20। यहाँ से आपको 2/1/2 घंटा आ जाएगा, यानी कि 4 बजे के बाद 2.5 घंटा और लगेगा, यानी कि 6:30 बजे, जो कि ऑप्शन सी में दिया। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। विशेष के लिए आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है कि एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और उसमें से 15 घटा दिया। प्रफुल्ल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों का समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। आप प्रारंभिक संख्या पता नहीं है तो हम यह मान के चलते कि प्रारंभिक संख्या x क्या है, x। फिर से पढ़ेंगे, यदि एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया, यानी कि इसका स्क्वायर किया और यह 15 घटा दिया। प्रफुल्ल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटा देता है फिर इसका स्क्वायर कर, उसके बाद दोनों का जो आंसर आएगा ना वह बराबर आएगा, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात। यहां से बनाने का बहुत तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, बेसिक से बना सकते हैं, ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तो बेसिक से उम्मीद है कि आप बना लेंगे। यही तो हम बताए थे कि बेसिक से कैसे बनेगा। तो x² माइनस 15 बराबर x-15 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² यानी कि 225 माइनस 2ab यानी कि 30x हो जाए। अब यहाँ से x² से x² गया, यहाँ की 30x बराबर कितना बचेगा, 225 में 15 ऐड करेंगे तो 240, यानी कि x बराबर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये रहा कौन सा तरीका, ये रहा आपका बेसिक तरीका। अगर आप इसको
ऑप्शन से बनाते हैं। तो जो आप एक्स माने है ना, उस जगह पे ऑप्शन रखिए, जो ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर जाएगा बराबर हो जाएगा वो ऑप्शन सही, नहीं तो गलत। 8 रखते हैं, पहले बार में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ही सही जवाब। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। 80। देखिए 80 में क्या लिखा गया है, इतना का आपको मान बताना है किसके बराबर होगा। उम्मीद है कि इसको आप बना लेंगे और आप हमें आंसर ही बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बता दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसको हम हिंट्स देते हैं कैसे बनाना है। या 225 है, 225 है, 225 है, 225। गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर जुट, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाएगा। उसके बाद आप बना लेंगे आगे और आंसर आप कर देंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो घबराना नहीं है, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, और नहीं तो व्हाट्सएप पे आपका पर्सनल नंबर मेरा पता ही होना चाहिए कि ये 73 52 43 73 43 कर दीजिएगा व्हाट्सएप, हम समझा देंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप बना देंगे, ये कोई भारी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके स्क्रीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक दिखता होगा। लिखा गया है कि दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी की आय और व्यय करोड़ों में दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यय का अनुपात व्यय का आय से अनुपात अधिक है, न्यूनतम है, सॉरी न्यूनतम। अब इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले ना आपके पास एक आइडिया होना चाहिए था, जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, उसका चुटकी में देखकर हल कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आय, यहाँ पे लिखते हैं आय, और यहाँ पे लिखते हैं व्यय। एक लिखते हैं हम आय 2 है और व्यय 1, और एक लिखते हैं कि आय 3 है व्यय 2। ठीक है। अब यहाँ यदि आपसे हम पूछे, क्या पूछा है कि किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है, मतलब आय से अनुपात न्यूनतम होगा, व्यय कम होना चाहिए। तो ये आय है 2 और ये है, यहाँ पे व्यय क्या परसेंट है, देखिए 2 का मात्रा 1 खर्च कर देता है, यानी कि यह खर्च कर देता है 50%। यह 3 का मात्रा है 2 खर्च कर देता है, तो 3 का मात्रा है 2 खर्च करते हैं, तो 2/3 गुने 100, इसको करेंगे तो 66.66% आएगा, यानी कि यहाँ पे 66.66% करता है। लेकिन आपको एकदम न्यूनतम व्यय होना चाहिए, न्यूनतम एकदम कम खर्चा होना चाहिए आय के अपेक्षा। तो हम डायरेक्ट कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, इसको जोड़िए तो 2/1 3, इसको जोड़िए तो 3 2 5। आप सोचिए जरा जोर का ज्यादा आया है ओकरा में परसेंटेज ज्यादा है, जरा में जोर का कम आएगा ओकरा में परसेंटेज कम आएगा। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे आय और व्यय जोड़ के कम आएगा वही सही हो। किसको में जोड़ के कम आएगा जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 2 1 3 1 400, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 400 देगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 2 400 यानी कि 530 देगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 2 5 यानी कि 600 देगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 3 3 650 देगा, और यहाँ पे 675 देगा। सबसे कम इसी को जोड़ के आएगा, यानी कि ऑप्शन 2014 वाला सही है, ऑप्शन सी में। बस ऐसे समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम के लिए तो हम आपके साथ हैं। अब कंटिन्यू क्लास चलेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। कुछ विशेष काम था मेरे पास, प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हम नहीं डाल रहे थे। अब हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। सब आदमी के पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण। ये तो फॉर्मूला है 2 की पावर में 8 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है। ये फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इसको क्या बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अब इसके यदि आप बना पाते हैं तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप 10 डिग्री का मान रख लेंगे, यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री का मान 10 डिग्री का मान रखेंगे, आप हल कर लेंगे, ठीक है। 10 का मान रख के हल कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें।
बस इतना ही पे आपका काम चल जाएगा। अब देखिए 84 लिखा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ए और बी लिखना है। लिखिए ए और बी। इसका हम प्रेजेंट का लिखते हैं आयु, यह प्रेजेंट का। और इधर बोलता है ना कि 9 वर्ष के बाद, अच्छा 9 वर्ष के बाद है तो हम बाद का ही कर लेंगे, प्लस 9 साल बाद। अभी वर्तमान में इसका अनुपात 8:9। 9 वर्ष जब बाद जाएंगे तो इसका अनुपात 19:21 है। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि अनुपात सेम बढ़ना चाहिए, क्योंकि आयु में सब सेम बढ़ता है। 8 से यह 19 गया 11, 9 से यह 21 गया 12, सेम तो नहीं बढ़ रहा है। दोनों में अगर 9 वर्ष बढ़ रहा है तो दोनों में अनुपात में भी सेम होना चाहिए। अगर यह सेम नहीं तो घबराना नहीं है। इसका डिफरेंस 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, यानी कि 8 को 2 से गुना करेंगे तो यह 16 आ जाएगा। 9 को 2 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। या 8 और 9 था, एक का डिफरेंस 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं होगा। अब नया चीज यहाँ से देखिए, ये 16 है या 19 हुआ तो कितना बढ़ा 3, 18 है 21 हुआ कितना बढ़ा 3। क्या करेंगे, हम सबको x में मान लेंगे ताकि ये परफेक्ट हो जाएगा। जैसे ये परफेक्ट होगा तो ये 3x बढ़ेगा, लेकिन ये 3x बढ़ रहा है अनुपात में, लेकिन रियली में तो 9x बढ़ रहा है ना। तो 3x का मान 9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 3। अब x के मान 3 हो गया तो पूछा c जो है ना b से 3 वर्ष छोटा है, तो b का हम आयु पहले निकाल लेते हैं। तो b का आयु जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक उम्र हो जाएगा 54। लेकिन सी का जो उम्र है ना 20 से 3 वर्ष छोटा, यानी कि 54 से 3 कम 58। ऑप्शन ए सही। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और 924 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये 2πr(h) होता है, 2πr(h). यहाँ पे पाई का मान क्लियरली बोला गया है, 22/7 लेना है तो आप डायरेक्ट 22/7 ले लीजिए। अब गुने r और h का मान पता नहीं, और ये दिया गया है कितना 264। यहाँ से आप क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो 22 के पहाड़ा में 22 2 एकम 22 और बच जाएगा 4, यानी कि 22 गुना 44। 2 के पहाड़ा में 6 कर जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको r गुने h का मान पता चल गया 42। यहाँ से आप डायरेक्ट r का मान भी लिख सकते हैं 42/h। r का मान आपको, अब h का मान निकाल लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर πr²h, और ये आपको दिया गया है 924 सेंटीमीटर की, तो बराबर में आप 924 रखना नहीं भूलेंगे। पाई का मान आपको पता है कि डायरेक्ट लेना है 22/7, और आर का मान भी आपको पता चल गया 42/h, यानी कि आप 42/h कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है और एक h तो पहले से ही फिक्स है, और ये 924 के बराबर हो जाए। यहाँ से कटिंग कुटिंग करके आप मान निकाल पाएंगे कि h हटा देंगे आप, डायरेक्ट गया 7 के पारा में 6 हटा देंगे, और हमें लग रहा है ना कि आप 6 के पारा में उसको काट देंगे। 6 एकम 6, 6 5 30, 6 6 24, और उम्मीद है कि आप 22 के पारा में इसको भी उड़ा देंगे 7 मतलब, और 7 से इसको भी उड़ा देंगे 6 मतलब। यहाँ से आपको h का मान आ गया कितना 6। लेकिन आपको इतना निकालने के बाद छोड़ना नहीं है, आपको क्या लिखना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या है 42/h, और ये तो हमको स्पेशल 7 6 आ गया। अब यहाँ पे यदि आप 6 रख देंगे तो ये 7 आ जाएगा, यानी कि 7:6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सही जवाब। उम्मीद है कि आप यहाँ तक क्लियरली समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत होगा, 2 क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ दिए कि आप बना लेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप कि क्या दिक्कत है आपको, और आपका क्लास अब कंटिन्यू रिकॉर्डेड क्लास चलेगा। लाइव क्लास हम सिर्फ आपके लिए डाउट क्लास लेकर आएंगे बस नाइट में, और आप लोगों के लिए हम एक बहुत जल्द ही कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो आपका बेसिक क्लियर कराने के लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आप सारे बातों को समझ गए होंगे, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।
ताकि मेरा मोटिवेशन बना।